नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हिंदी राजपाल सिंह सीरीज में हमारे 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, जिसमें हमने हिंदी भाषा का विकास, वर्णमालाएं एवं विराम चिन्ह और उसके बाद शब्द रचना जो चैप्टर है उसको खत्म कर दिया है। अच्छा दोस्तों, थ्योरी सेशन तो हमारे 3 चैप्टर खत्म हो गए हैं, लेकिन जो हमारे एमसीक्यू सीरीज जो प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज था वो सारे ही चैप्टर हमने कंप्लीट करे हुए हैं। उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्रत्येक चैप्टर को थ्योरी सेशन कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ जाकर अपना क्विज जरूर दें, जरूर वहाँ पर प्रैक्टिस अपनी लगाएं। वहाँ पर लगभग 350-400 क्वेश्चनों का कलेक्शन एक वीडियो के अंतर्गत बना हुआ है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों से संबंधित है। अगर दोस्तों आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना है, जिन अभ्यर्थियों का 30 को पेपर है तो वो लोग उत्तराखंड करंट अफेयर्स की हमने एक वीडियो डाली हुई है, जिसमें हमारा 6 माह का करंट अफेयर हम लोगों ने बना के डाल दिया है। यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देखिएगा। लगभग मैराथन क्लास है, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम संज्ञा के बारे में। और सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है, और संज्ञा की जो परिभाषा है उसको जानेंगे। कितने प्रकार की संज्ञा होती है, क्या एग्जाम पॉइंट व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ नाम है। ठीक हो गया। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? नाम है। अगर परिभाषा देखें इसकी तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी भाव, गुण या फिर उसकी अवस्था को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करता है। या फिर हम ये कहें कि किसी के लिए जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा का कार्य करता है, तो उसे हम संज्ञा कह देंगे। अब देखिएगा कहता क्या है, संज्ञा एक विकारी शब्द है। अच्छा दोस्तों, मैंने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण मैंने क्या है कहा था आप लोगों को? एक विकारी शब्द है कहा था। अच्छा, अविकारी शब्द कौन कौन से हैं कहा था, ये आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक हो गया। तो संज्ञा क्या है दोस्तों? एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अब संज्ञा के भेद देखें दोस्तों, तो संज्ञा के भेदों में क्या आते हैं हमारे? संज्ञा के भेद को लेकर व्याकरणिक या फिर व्याकरण के ज्ञाता एक मत नहीं है। अच्छा दोस्तों, संज्ञा के भेद को लेकर जो हमारे व्याकरणिक हैं या फिर हमारे जो व्याकरण के जो ज्ञाता है वो क्या है? एक मत में नहीं है, कह रहा है। कहने का मतलब है किंतु अधिकांश व्याकरणिक संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, जो संज्ञा के 3 भेद मानते हैं। वे द्रव्यवाचक और समूहवाचक शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मान लेते हैं। अच्छा दोस्तों, कुछ व्याकरणिक तो हमारे ऐसे हैं, तो कुछ व्याकरण के ज्ञाता हमारे ऐसे हैं जो संज्ञाओं को 3 प्रकार के मानते हैं। लेकिन कुछ व्याकरणिक हमारे ऐसे हैं जो व्याकरण के जो ज्ञाता है वो क्या मानते हैं? 3 प्रकार के संज्ञाएं मानते हैं। बल्कि जो हमारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को मान लेते हैं, कह रहा है। ठीक हो गया। अब इसके लिए द्रव्यवाचक और समूहवाचक को मान लेते हैं, ये हमारे समझ में तब आएगा जब हम संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर देखें तो संज्ञा के प्रकार ही सबसे पहले हमें देखने की आवश्यकता है, तब जाके हमारे समझ में ये आएगा कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारे द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जो लिया गया है वो चीज़ है क्या। ठीक हो गया। अच्छा, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों मेनली संज्ञा हमारी 5 प्रकार से दर्शाई जाती है। अच्छा दोस्तों, 5 प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, उसके बाद हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है, उसके बाद हमारा भाववाचक संज्ञा होता है, फिर हमारा द्रव्यवाचक, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा होता है। अच्छा दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की यदि अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की मैं बात करूं तो मैं कहूँ हिमालय पर्वत खड़ा है, तो हिमालय पर्वत, मैंने क्या बोला? हिमालय पर्वत खड़ा है। किसी पर्वत का नाम मैं ले रहा हूँ, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ। अब मैं कहूँगा आगे पर्वत खड़े हैं। अच्छा, पर्वत खड़े हैं तो कहने का मतलब कौन सी पर्वत है पता चल रहा नहीं चल रहा है। क्या वो हिमालय से हैं या फिर छोटी मोटी पहाड़ियों से संबंधित कौन से पर्वत है हमें पता नहीं चल रहा, तो जाति अंतर्गत के अंतर्गत आ जाएगा। अब मैं कहूँ हिमालय बहुत सुंदर दिखता है। अब सुंदर दिखता है, मैं क्या कर रहा हूँ? भाव प्रकट कर रहा हूँ, तो भाववाचक संज्ञा में आ गया। उसी तरीके से अगर मैं द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करूंगा तो दोस्तों द्रव यानी कि बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है, पिघलने का ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में ले आप, मैं कह रहा हूँ कि बर्फ पिघल रही है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब मैं कहूँ आगे बहुत से पहाड़ों, बहुत से पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं कहने का मतलब क्या है कि बहुत से पहाड़ों का समूह है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब दोस्तों मेन चीज़ यही है, तो मैंने अपने तरीके से आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो संज्ञा के प्रकार होते हैं। अब व्याकरणिक जो हमारे व्यक्ति हैं या फिर जो व्याकरण के जो ज्ञाता है वो क्या कहते हैं कि जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 ही प्रकार की क्या होती हैं? संज्ञाएं होती हैं। कुछ तो ऐसा कहते हैं, लेकिन कुछ क्या कहते हैं कि जो हमारे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होता है उसके बाद द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी होता है। यानी कि कुछ विद्वान इसको 5 प्रकार के मानते हैं तो कुछ विद्वान इसको 3 प्रकार के मानते हैं। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर उसमें प्रॉपरली हम पर्टिकुलरली अगर हर एक संज्ञा को लेकर चलें तो देखिएगा
अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें दोस्तों, तो ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध करती हैं। केवल एक वस्तु क्या कह रहा है, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा, सुनील एक व्यक्ति है, भारत एक देश है, उत्तर एक दिशा है और भारतीय क्या है, राष्ट्रीय जाति है। वैसे गंगा एक नदी है, काला सागर एक समुद्र है, रामायण रामचरितमानस क्या है, एक पुस्तक है, और देवनागरी क्या है, एक लिपि है। उसी तरीके से कहते हैं होली दीपावली क्या है, एक त्यौहार है। तो दोस्तों आप कैसे याद कर सकते हैं इसको, अगर मैं आपको बताऊं तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, या फिर हम कहें किसी भी देश के नाम, सभी देशों के नाम हमारे क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। सारी दिशाएं, चाहे उत्तर हो, पश्चिम हो, पूरब हो या फिर दक्षिण हो, हमारी दिशाएं क्या आएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक हो गया। जो राष्ट्रीय जातियां हमारी होती हैं, वो जातियां हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। नदियों में यदि नदियां बोलेंगे तो नदियां हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन अगर जो गंगा नदी कहूंगा तो गंगा क्या है, पर्टिकुलर एक नदी की बात करूंगा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। उसी तरीके से काला सागर कहूंगा, मैं सागर कहूंगा तो सागर तो बहुत सारे सागर है, लेकिन अगर मैं काला सागर कह रहा हूं तो मैं व्यक्तिवाचक किसी एक सागर की बात कर रहा हूं जिसका नाम काला है। तो मैं क्या कह रहा हूं, वो एक क्या है, काला सागर एक समुद्र है। ठीक हो गया, इस तरीके से हम इसको समझेंगे। उसी तरीके से रामायण है, जिसे रामचरितमानस है, तो क्या है दोस्तों, ये रामायण है जिसे रामचरितमानस है, तो एक पुस्तकें हैं। देवनागरी लिपि क्या है, तो देवनागरी क्या है, एक लिपि हमारी देखने को मिलती है। वैसे होली दिवाली क्या है, एक हमारे त्यौहार है। तो त्योहारों के नाम, ठीक हो गया, नदियों के नाम, अगर देश के नाम, किसी व्यक्तियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, पुस्तकों के नाम हमारे क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखिएगा, उपयुक्त सभी किसी का, किसी एक ही का बोध कर रहे हैं। क्या कह रहा है, उपरोक्त सभी किसी एक का बोध कर रहे हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिएगा, कोई व्यक्ति एक वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक किसी एक व्यक्ति एवं वस्तु का बोध कराता है। यदि इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया गया हो तो ये शब्द समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने लगते हैं। अब क्या कह रहा है, कई व्यक्ति एवं वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक किसी एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु का बोध कराते हैं। जब आप एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति का यदि अगर बोध करा रहे हैं तो तभी तक क्या रहेगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। यदि अगर इनका प्रयोग अगर अधिक मात्रा में हो जाए, या फिर मैं कहूँ दो तीन व्यक्ति हैं तो कई व्यक्ति कह दूंगा मैं, फिर कई वस्तुएं का अगर प्रयोग करूंगा तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, वो समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने लग जाते हैं, कहता है। फिर देखिएगा, ध्यान दें, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, भारत पाकिस्तान आदि, समुद्रों के नाम, काला सागर, भूमध्य सागर, पुस्तकों के नाम जैसे हैं समाचार पत्र हैं, रामायण है, दैनिक जागरण है, पर्वतों के नाम जैसे हिमालय है, काराकोरम है, दिनों या फिर महीनों के नाम जैसे सोमवार है, जनवरी है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या फिर आप जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी लें। ऐतिहासिक युद्ध एवं राष्ट्रीय घटनाओं के नाम जैसे बक्सर का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, ठीक हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन है, नमक सत्याग्रह है, आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम बोला था। अगर मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कह दूंगा तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तो बहुत कुछ आंदोलन आ जाते हैं हमारे, तो फिर तो जातिवाचक संज्ञा का प्रकार हमारा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अगर आपसे कह रहा हूँ चोरा चोरी कांड, मैं कह रहा हूँ असहयोग आंदोलन, मैं कह रहा हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक हो गया। अगर मैं आप लोगों से कह दूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो फिर वो अलग चीज़ें हो गई ना। मैं पर्टिकुलरली किसी चीज़ का नाम ले रहा हूँ, पर्टिकुलरली किसी चीज़ का नाम ले रहा हूँ, तो कहने का मतलब किस संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। थोड़ा सा उसमें कॉमन सेंस लेके अगर आप लोग देखेंगे तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। अगर उसी चीज़ को अगर आप ये बोलेंगे, अगर मैं कहूँ कि नदियाँ बह रही हैं, अब नदियाँ कौन सी बह रही हैं, मैं पता ही नहीं कौन सी नदियाँ बह रही हैं। अगर मैं कहूँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी बह रही है, तो कहने का मतलब क्या है, ये अलग अलग अपने एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब मैं कह दूंगा कि बहुत सी नदियाँ बह रही हैं, तो बहुत सी नदियाँ बह रही है कहने का मतलब क्या है कि एक नदी नहीं बह रही है, बहुत सी बह रही है, तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर देखें दोस्तों, तो जातिवाचक संज्ञा पर यदि अगर हम आज बात करें तो देखिएगा, जिन संज्ञा शब्दों में या फिर जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक हो गया। जिन संज्ञा शब्दों से एक प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, वकील, नदी, मनुष्य, कुत्ता, गाय, गांव, बकरी, नगर, पर्वत, सुंदर, गरीब, पहाड़, घर, लकड़ी, पशु, पक्षी, मंत्री, प्रोफेसर, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, ठीक है, ठग हो गया, जैसे जुलाहा हो गया, तूफान, लेखक, जंगल, पुस्तक, ज्वालामुखी, वर्षा, कुर्सी, भूकंप आदि। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिएगा, अब इसमें मेन चीज़ समझने की आवश्यकता क्या है। जातिवाचक संज्ञा में लड़का कहा तो लड़का छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अभिभेद करेंगे आप, है ना। वकील कहा मैंने तो वकील महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, वकील कह रहा है। ठीक हो गया।
अब उसी तरीके से देखेंगे तो दोस्तों हमारी नदी है, जैसे अब कौन सी नदी, हमें पता है क्या कौन सी नदी है, पता नहीं है, खाली नदी का पता है हमें। मनुष्य है, अब मनुष्य के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं ना, मादा आती है, नर आती है। उसी तरीके से कुत्ता भी बहुत प्रकार का होता है, कुत्ते की नस्ल बहुत ज़्यादा प्रकार की होती है, जो हो सकता है कि जर्मन हो सकता है या फिर लेब्रा हो ना। तो उस तरीके से हम लोग इसको कॉलेक्ट करेंगे। जैसे गाय है, गाय की भी नस्ल होती है, आजकल तो फिर गिर नस्ल की बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, ठीक हो गया। या फिर हमारी देसी गाय होती है। उसी तरह से गांव देखें तो गांव भी छोटा गांव हो सकता है, बड़ा गांव हो सकता है। बकरी की आप नस्ल देख सकते हैं। नगर में आप कौन सा नगर, छोटा है नगर है, बड़ा नगर है, उसको देख सकते हैं। पर्वत में कौन सा पर्वत है, उस तरीके से देखेंगे, ठीक हो गया। गरीब में कौन कौन कैसा गरीब है, किस चीज़ से गरीब है, उसको देखेंगे हम। पहाड़ में भी उसी चीज़ के, छोटा पहाड़ है, बड़ा पहाड़ है, पहाड़ी का नाम क्या है, तो उस चीज़ से इनको कॉलरेट करते हुए हम जातिवाद वाचक संज्ञा को पहचानने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा कुछ इसमें उदाहरण हमें देखने को मिले होंगे, तो उनके आधार पर समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। उपयुक्त सभी संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, अतः वे सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लड़का, वकील, भूकंप आदि नाम लेने पर ये किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, ठीक हो गया। ध्यान दें, प्रशासनिक और राजनीतिक पदों में नाम, व्यवसायों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं एवं तत्वों के नाम, मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त नाम आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या कह रहा है, जैसे प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम, प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम, और जो आपके व्यवसायी एवं पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं एवं तत्वों के नाम, मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त नाम आदि क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक हो गया। फिर देखिएगा अगर भाववाचक संज्ञा देखें तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक हो गया। अगर भाववाचक संज्ञा को देखा दोस्तों हमने, तो उसमें क्या कहा गया कि जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव, यानी कि अगर गुण धर्म देखें तो गुण धर्म में कैसा है, अगर गुण धर्म दशा उसकी देखी जाए ना, तो उसके लिए अगर भाव प्रकट आपके दिमाग में अगर हो रहा है कि वहाँ कितना सुंदर जगह है, मैं दिगर कह रहा हूँ, तो किसी के लिए आप भाव प्रकट कर रहे हैं, ठीक हो गया, तो उसे क्या कहेंगे हम, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण हमारा जातिवाचक संज्ञा एवं सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। अब जो भाव संज्ञा है दोस्तों, इसका निर्माण किससे किया जाता है, कह रहा है जो जातिवाचक संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में अव्यय शब्दों में प्रत्यय को जोड़कर हमारा किसका प्रयोग किया जाता है, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा, आपा जुड़ा ना। मोटापा में कौन सा जुड़ा, आपा। बचपन में अन प्रत्यय जुड़ गया, मिठास में आस प्रत्यय जुड़ गया, लंबाई में आई प्रत्यय जुड़ गया, ठीक हो गया। तो उसी प्रकार से क्या कहता है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय शब्दों के प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। अब देखिएगा जैसे बुढ़ापा है, मोटापा है, बचपन है, मिठास है, लंबाई है, क्रोध है, ठीक हो गया, शौर्य है, चौड़ाई है, गर्मी है, ठंडी है, धार्मिक है, धैर्य है, निजत्व है, ममत्व है, ठीक हो गया, ममता है, बंधुत्व है, समीप्य है, शाबाशी है, नैकट्य है, चतुराई है, अपनापन है, अपनाव है, मनुष्यता है, पंडित्य हो गया। अगर मित्रता देखें तो मूर्खता, घबराहट हो गया, फिसलन हो गया, दया, करुणा, सुंदरता, निराशा, हताशा, भलाई, गरीबी, अमीरी, ईमानदारी, बेईमानी आदि, ये हमारे क्या हो जाते हैं दोस्तों, ये सारे ही हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अच्छा, मूर्खता शब्द से आप क्या समझते हैं, कितना मूर्ख है, कितना मूर्ख है बोलेंगे तो भाव प्रकट करेंगे ना, वह कितना मूर्ख है। घबराहट हो रही है तो घबराहट को क्या आप फील कर सकते हैं, घबराहट को केवल आप फील कर सकते हैं, घबराहट को फील कर सकते हैं, लेकिन घबराहट को आप व्यक्त नहीं कर सकते कि हाँ मुझे इतनी घबराहट हो रही है। केवल भाव प्रकट कर सकते हैं कि मुझे क्या हो रही है, घबराहट हो रही है। अच्छा, क्या फिसलन की बात, कहीं पे कीचड़ हो रहा है, आप क्या उसमें फिसलना चाहेंगे, नहीं ना, आप फिसल जाएंगे। अगर आपके पैर अगर फिसल रहे हैं, अगर आगे की तरफ को खिसक रहे हैं, तो आप कहेंगे कि फिसलन है, आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए भाव प्रकट कर रहे हैं। वही चीज़ है, जैसे करुणा है, दया है, सुंदरता है, निराशा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई एग्जाम देते हैं, अगर नहीं होता है तो निराश फील करते हैं, तो हमने क्या किया, भाव प्रकट किया उसके लिए, ठीक हो गया। हताश हुई, अब भलाई किसी में आप कहेंगे उसका भला हो, तो आपके लिए उसके लिए क्या किया, भाव प्रकट किया, ठीक हो गया। गरीबी है, जैसे अमीरी है, तो मेरे पास बहुत पैसा, आपने अमीरी के लिए भाव प्रकट किया। ईमानदारी के लिए आपने क्या किया, ईमानदारी के लिए आपने कोई काम बहुत अच्छे तरीके से किया, तो आपने कहा मैंने ईमानदारी से किया, तो ईमानदारी के लिए आपने क्या करा, भाव को प्रकट किया। तो इस तरीके से हम किसको समझेंगे, भाववाचक संज्ञा को समझेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, अगर बात करेंगे हम किसके आधार पर, समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा के बारे में, तो सबसे पहली बात इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, समूहवाचक या समुदायवाचक और जो द्रव्यवाचक होते हैं,
जो विद्वान हैं, विद्वानों के द्वारा इन पर ही विवाद किया गया है, लेकिन आप लोग 5 ही मानिएगा। अगर कभी आप लोगों से संज्ञाओं के प्रकार पूछा जाएगा तो आप लोग 5 ही उसका आंसर करेंगे, क्योंकि अधिकतर बार जो एग्जामों में पूछा जाता है तो उसके प्रकार को 5 है उसका आंसर दे देंगे, चाहे यूपी पुलिस वाले हों या फिर यूकेएसआई वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं। तो अगर संज्ञाओं के प्रकार पूछेगा तो 5 ही आप लोग करेंगे। अगर 5 नहीं होगा तो फिर 3 दिया होगा, आप लोग फिर 3 करेंगे। दोनों ऑप्शन नहीं देगा, तो 3 देगा या फिर यहाँ 5 देगा, आप उस तरीके से उसको देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद देखें दोस्तों, अगर समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा में तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता हो उसे समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे मैंने कहा सेना चल रही है, अब सेना चल रही है कहने का मतलब है सेना चल रही है, आगे भीड़ है मैं कह दूँ। अब भीड़ है, भीड़ कहने का मतलब क्या होगा, एक आदमी की तो भीड़ नहीं हो सकती है, 2 आदमी की भीड़ नहीं हो सकती है, और सेना भी एक या फिर 2 आदमी की सेना नहीं हो सकती है। बहुत से जब क्या मिलेंगे, सैनिक मिलेंगे, तब जाके वो एक सेना बनेगी। उसी तरीके से भीड़ कैसे बनेगी, जब बहुत से लोगों का एक समुदाय बनेगा, एक जब इकट्ठा होंगे तब जाके वो कोई भीड़ बनेगी, जब भीड़ का हिस्सा बनेगी। ठीक हो गया। तो उसी प्रकार से अगर जब हमने समूहवाचक को देखा तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे देखें तो हमने संसद का, तो संसद ऐसा तो है नहीं कि संसद पे किसी एक व्यक्ति बैठेगा। संसद में विभिन्न पार्टियों के सदस्य होते हैं। अगर संसद की कुल अगर आप बात करेंगे आप, तो 550 प्लस 2 तो आपके कौन से होते हैं, लोकसभा के मेंबर ही होंगे। 250 आपके किसके होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो इतने सारे मेंबरों से मिलकर आपकी क्या बनी होती है, एक संसद बनी होती है। जैसे कुंज कहा मैंने, कुंज भी एक सभा की तरह होता है। कुंज हो गया, सभा हो गया, जैसे परिषद है। अब सभा तो अकेले बैठ नहीं सकते ना, बहुत सारे लोग बैठेंगे तभी तो सभा बैठेगी। उसी तरीके से परिषद है, कक्षा है, जैसे कक्षा में आप लोग अकेले नहीं बैठ सकते, बहुत सारे बच्चे कक्षा में बैठेंगे, तो इसीलिए उसको कक्षा कहा गया। सेना में आप लोग अकेले कोई सेना एक जने की किसी को सेना नहीं, फिर उसको सैनिक कहा जाएगा। अब बहुत से सैनिकों के मिलने के बाद वो सेना बन गई। मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री आ जाएंगे। उसी तरीके से मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे मंत्री आ जाएंगे, मंत्रियों का मंडल मंत्रिमंडल कहलाएगा। पुस्तकालय है तो पुस्तकालय में बहुत सारे पुस्तक हैं तो वो पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे भीड़ है, भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे। दल में भी सेम वही चीज़ है, गिरोह बोले तो गिरोह भी सेम चीज़ आ गई हमारी। पुंज के हैं या फिर प्रकाश पुंज के हैं, प्रकाश पुंज कहने का मतलब प्रकाश की बहुत सारी किरणें या फिर प्रकाश के बहुत सारे जो क्या होता है हमारे प्रकाश की जो ऊर्जा हमारे यार प्रकाश के जो पुंज निकल रहे होंगे, बहुत सारी जो आपकी रोशनी आपको दे रही होंगी, उसी को प्रकाश पुंज कहेंगे। तो प्रकाश पे एक रेस तो उसके अंदर बहुत सारे रेज आ रहे हैं तो उसको प्रकाश पुंज कहेंगे हम। उसी तरीके से ढेर है, ढेर भी बहुत सारे का मंडल है जैसे। ठीक हो गया। जैसे केले घोंद है, घोंद घोंद कहने का मतलब केले का घोंद कहने का मतलब, केले का घोंद कहने का मतलब एक केले का दर्जन ही पूरा मान के चलो आप। उसमें आप एक केला तो कहना ना, 12 केले एक दर्जन में होंगे। उसी तरीके से अगर पूरे एक घोंद को देखें तो उसमें बहुत सारे केले के क्या होंगे, दर्जन होंगे। तो उसको हमने भी समूहवाचक के अंतर्गत रखेंगे। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा पकड़ा आपने, अंगूर के गुच्छे में एक गुच्छा तो हो नहीं सकता ना, अंगूर जैसे गुच्छा का, लेकिन गुच्छा कैसा लग रहा है, एक वचन लग रहा है गुच्छा का ना, लेकिन गुच्छे के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे आपके क्या हैं, बहुत सारे अंगूर हैं, तो वो हमारा गुच्छा कहलाया। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम इनको समझेंगे जैसे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारे आते हैं। फिर देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता हो, आप लोग ऐसे याद करिए, जब किसी किसी शब्दों में ठोस द्रव गैस, ठीक हो गया, ठोस द्रव पदार्थ की 3 अवस्था को ले लीजिएगा। ठोस द्रव गैस को यदि आप लोगों ने लिया तो उसमें अगर यदि कोई अवस्था ठोस है, द्रव है या फिर गैस है, तो वो क्या है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग इस तरीके से याद करिएगा। अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन में क्या कहता है, देखिएगा कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत मापतोल वाली वस्तुएं आती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, दूध, गेहूं, चावल, कोयला, घी, तेजाब, पेट्रोल, डीजल आदि। अब मैंने कहा एक मोहन ने 1 लीटर दूध लिया। अब 1 लीटर दूध लिया तो उसने दूध को क्या कर दिया, माप दिया। और दूध कैसा है, लिक्विड है ना। दूध आपका कैसा है, द्रवित अवस्था में है, द्रव है, लिक्विड अवस्था में है। और उसने आपने क्या किया, मोहन ने 1 लीटर दूध लिया। अब दूध तो ले लिया दोस्तों, 1 लीटर उसने दूध ले लिया और उसको माप भी दिया। एक चीज़ तो आप इससे समझ सकते हैं, मैंने ठोस द्रव गैस का आपको उससे समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो डेफिनेशन आई उसमें कहा मापतोल की वस्तु में जो होंगे आपकी, वो क्या होंगे आपकी द्रववाचक संज्ञा होंगी। तो आप एक तो मापतोल से द्रववाचक संज्ञा समझ सकते हैं और दूसरी चीज़ आप ठोस द्रव गैस अवस्था से उसको समझ सकते हैं। अब मैं आपसे यही चीज़ एक एग्जाम्पल और दूँ। 1 तोला सोना लिया, 1 तोला सोना लेना कहने का मतलब क्या है कि उसको तोल के लिया, तोल कहने का मतलब है माप तोल के लिया, तो सोना क्या हो गया आपका, द्रववाचक संज्ञा हो गया। उसी तरीके से अगर पीतल है, तेल है, मैं कहूँ 1 लीटर तेल लिया तो 1 लीटर तेल कैसा है, द्रव अवस्था में है। अब जिन चीज़ों को आप लोग किससे मापतोल के वस्तुओं से मापतोल से उनको कोरिलेट कीजिएगा, और जो चीज़ें आपकी क्या करने वाले हैं, जो द्रव्य अवस्था में है, ठोस अवस्था में, आप उनको ठोस अवस्था उस तरीके से उसको समझ लीजिएगा, ठोस द्रव गैस से। अब मैंने कहा पेट्रोल है, पेट्रोल द्रव अवस्था में रहती है, डीजल हमारे द्रवित अवस्था में रहती है, तेजाब है जैसे
ठीक हो गया। कोयला है, कोयला थोड़ा-सा ठोस अवस्था में रहने देखने को मिलती है, तो हमारी क्या हो जाएगी फिर से द्रव अवस्था के द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। घी है जैसे आपका, घी जैसे गर्मी में तो फिर वो क्या है, लिक्विड अवस्था में होगी, ठंडियों में है तो फिर वो क्या होगी हमारी ठोस अवस्था में होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ठोस, द्रव और गैस अवस्था में जो चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, या फिर अगर इसी किताब के डेफिनेशन के अनुसार अगर मैं आपको कहूँ, मापतोल की वो जो वस्तुएँ होती हैं वो हमारी क्या कहलाएँगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाली हैं। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। ठीक हो गया। आज हमने लगभग कौन कौन सी अवस्थाएं देखी, अगर संज्ञा की देखा जाए तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा देखी, जातिवाचक संज्ञा देखी, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा देखी। दोस्तों इससे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर पकड़ेंगे तो उसमें लगभग संज्ञा शब्दों से अगर जो भी आपके बनते हैं, या तो वो भाववाचक से बनाता है, या फिर वो किससे बनाता है, आपका व्यक्तिवाचक से बनाता है, या फिर जातिवाचक से बना लेता है। ठीक हो गया। बहुत से बार इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप लोग जो हमारे इसकी प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज बनी है दोस्तों, उसको जरूर देखें। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग तुरंत तुरंत जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियो 1 घंटे की उसमें हमारी बनी हुई है, उसको आप 2x स्पीड पर करो, चाहे आप जितनी मर्जी आपकी करो, लेकिन उसको देखो जरूर। उसको देखने से आपके जो प्रश्नोत्तरी जो सीरीज है दोस्तों, वो आपकी कंप्लीट होगी। साथ ही जो आप लोग यहाँ से सीख कर जाएंगे, वो वहाँ पर आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।